हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन चेंजिंग योर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगजी के साथ वांगजी के मदर और फादर के मेंशन में गया था, लान मेंशन में गया था। अब आगे विंग और वांगजी वांगजी की गाड़ी में बैठकर अपने मेंशन जिंगशी मेंशन की तरफ जा रहे थे। तो विंग अपने आप को रोक नहीं पाता और वांगजी की तरफ घूम के बोलना स्टार्ट कर देता है, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि आज हमारे शादी का डेट फिक्स करने वाले हैं? ये सुनने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है और अपने सिर को नाम हिला देता है। तो विंग वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम इस शादी को नहीं चाहते तो तुम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। उसके आंखों में जैसे ये क्वेश्चन था कि विंग ये क्या बोल रहा है। विंग को समझ नहीं आता। वो वांगजी की तरफ देखकर उसे फिर से कहता है, अगर तुम इस शादी को नहीं करना चाहते तो तुम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कभी फोर्स करेंगे। इवन जब मैं आज तुम्हारे बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिला तब मुझे लगा कि वो लोग शायद और भी ज़्यादा बेटर चाहते थे। वो लोग शायद मुझसे उतना खुश नहीं है, तो तुम अगर चाहो तो इस शादी को तोड़ सकते हो। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखता है और एक सीरियस टोन में कहता है, अगर मुझे ये शादी तोड़ना होता तो मैं कभी भी शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं बोलता। इसलिए तुम अपने दिमाग को ज़्यादा मत चलाओ और चुपचाप बैठे रहो। ऐसा कहते हुए वो अपने लैपटॉप को फिर से ओपन करता है और अपने काम को स्टार्ट कर देता है। वांगजी की बात सुनकर विंग थोड़ा सा सरप्राइज था। वो अपने मन में ही सोचता है, क्या ये लान वांगजी सच में उससे शादी करना चाहता है? फिर विंग खुद से पूछता है, क्या विंग ये शादी करना चाहता है? विंग अपने मन में सोचता है, मुझे कभी भी डेट करने का मौका नहीं मिला और ना ही मुझे मेरा प्यार मिला, इसीलिए अगर मैं लान वांगजी के साथ शादी भी कर लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो अपने आप को पाता है कि हाँ, अगर वो लान वांगजी से शादी करे तो उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो शायद खुश भी होगा लान वांगजी के साथ शादी करके। ऐसा सोचते ही विंग का कान और गला बिल्कुल रेड हो जाता है। वो अपने मन में ही सोचता है, आह विंग, तुम ये सब क्या सोच रहे हो और तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? ऐसा सोचते हुए वो तुरंत ही कार की विंडो को ओपन करता है और बाहर से उस ठंडी हवा को महसूस करते हुए खुद को शांत करवाने लगता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लान वांगजी एंड विंग का जो मैरिज होने वाला था वो रजिस्टर मैरिज होने वाला था। अभी कोई बड़ा सा सेलिब्रेशन नहीं होने वाला था। पहले तो लान ही सोच रहा था कि ये एक बड़ा सा सेलिब्रेशन हो, लेकिन वांगजी ने उनसे मना किया था कि अभी कोई मैरिज सेरेमनी ना रखे। अभी वांगजी बस विंग से शादी करना चाहता था, रजिस्टर मैरिज। उसके बाद उन दोनों को जब उनके कार्ड्स मिल जाएंगे तब वो दोनों लीगली कपल अनाउंस कर देंगे सारे मीडिया हाउसेस में। लानी ये मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वांगजी की रिक्वेस्ट से वो मानने के लिए रेडी हो जाती है। लानी सोचते है शायद विंग इस बात से खुश नहीं होगा, लेकिन विंग ने कहा था उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लालचरण भी लानी को समझाते हैं कि अगर वांगजी कुछ कह रहा है तो उसके पीछे शायद कोई रीज़न होगा। लानी भी समझता है। उसके बाद लालचरण कहते हैं कि ठीक है, हम कोई बड़ा सेरेमनी तो नहीं रखेंगे, लेकिन लंच टाइम में हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को इनवाइट ज़रूर करेंगे। ये सुनते ही वांगजी एग्री कर जाता है क्योंकि उसका मॉम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसकी शादी को लेकर। अब हमें ल्यूमेशन का सीन दिखाया जाता है। अभी सुबह के 8 बज रहे थे। सारे लोग डाइनिंग हॉल में थे और अपने अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे थे। तभी रोज़ आती है और अपने डैड को हग करते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके बाद अपने डैड के पास बैठते हुए कहते हैं, डैड आप कुछ कह रहे थे कि हम आज कहीं जाने वाले हैं। ये सुनते ही मिस्टर लियो रोज़ की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ आज हम लान मेंशन जाने वाले हैं। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर लियो रेस का बड़ा बेटा लियो डैरेन, जो उनका बड़ा बेटा तो था, उसके साथ साथ उनका कंपनी का सीईओ भी था। डैरेन अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन फादर मुझे जितना पता है लान फैमिली तो हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे ना? ये सुनते ही मिस्टर लियो कहता है, हाँ लेकिन मैंने लान फैमिली से बात किया। मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश किया कि हमारे से ऐसी गलती फिर से रिपीट नहीं होगा, एंड शायद वो लोग थोड़े से कन्विंस हो भी गए। इसलिए उन्होंने आज अपने लंच पार्टी में हमें इनवाइट किया है। ये सुनते ही रोज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहते हैं, सच में? क्या वो लोग फिर से हमारे साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं? ये सुनते ही मैडम लियू कहती है, तुम इतना खुश मत हो, हमारे साथ सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा और पांगजी का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता।
ये सुनते रोज़ अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहते, मदर आप ऐसा क्यों बोल रही है, आपको पता है ना कि मैं वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी उसकी मदर एक गहरे से सांस भरते हुए कहता है, तुम्हें पता है आज हम किस लिए लाल मेंशन लंच के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही रोज़ कंफ्यूज होती है, उसे पता नहीं कि एक्चुअली किस वजह से वो लोग लंच के लिए लाल मेंशन जा रहे हैं। तभी उसकी मदर कहती है, आज लान वांगजी एंड विंग का रजिस्टर मैरिज है, आज उन्हें मैरिज कार्ड मिल जाएंगे और इसी खुशी में उन लोगों ने अपने दोस्त और अपने रिलेटिव्स को इनवाइट किए है लंच के लिए। ये सुनते ही रोज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, अचानक से शादी, लानवांग जी उससे शादी नहीं कर सकता। तभी मिस्टर ले रोज़ को शांत करवाते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ करना रोज़, शायद आज हमारी वजह से तुम लानवांग जी के फियांसे नहीं रहे और तुम्हारे उसके साथ नहीं शादी हुई, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा और मूव ऑन करना होगा। कोई ना, हमें और भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे एंड लानवांग से बहुत ही बेटर लड़के मिलेंगे जो तुमसे प्यार भी करेगा और तुम्हारे साथ भी निभाएगा। ये सुनते ही रोज़ गुस्सा हो जाते हो, वो कहते हैं नहीं, उसे बस लानवांग जी चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए डैड। ये सुनते ही मिस्टर लियो रोज़ को शांत करवाते हुए कहते, मुझे माफ़ कर देना लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब तक शायद लानवांग जी और मींग एक मैरिड कपल हो भी चुके हैं, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनते ही रोज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो अपनी जगह से खड़ा होते कहते, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। ऐसा कहते हुए गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। मैडम लियो अपनी बेटी को इस तरह से जाते देखकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है। वो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहती है, क्या उसे अकेला छोड़ना ठीक होगा। तभी मिस्टर लियो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहते हैं, डियर शांत रहो, वो कुछ नहीं करेगी, उसे टाइम दो, वो अकेली शांत हो जाएगी। डैरिन वहीं पे बैठा हुआ था और अपने बहन को हर एक रिएक्शन को देख रहा था। तभी वो अपनी मदर और फादर को शांत करवाते हुए कहता है कि रोज़ को वो जानता है, रोज़ जब शांत हो जाएगी वो खुद बाहर निकल आएगी और लंच के लिए आप रेडी रहना मॉम, और रोज़ को भी रेडी रखना, हम लंच के टाइम लान मेंशन जाएंगे। अब हमें सेकंड चांस मिल रहा है सब कुछ ठीक करने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी गड़बड़ ना हो। मिस्टर लियो भी समझ रहे थे, वो अपनी बेटी के बात पर नोट कर देता है। उसके बाद वो लोग अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मैडम लियो घर में ही थी और वो अपनी बेटी के रूम की तरफ देख रही थी, जो अपनी रूम को बंद करे हुए अंदर बैठी हुई थी। बीच बीच में वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसने अपने आधे रूम की हालत ख़राब भी कर दिया था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा था कि वांगजी किसी और से शादी कर रहा है। वो इतने सालों से वांगजी का था, लेकिन अब वांगजी किसी और का है कि उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो हर चीज़ तोड़ फोड़ कर रहा है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, वो उस विंग को नहीं छोड़ेगा। मैडम लियो रोज़ को बिल्कुल परेशान नहीं करती, उसे पता है उसकी बेटी कैसा है, कितना ज़्यादा एग्रेसिव है और गुस्से में बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब हमें लान मेंशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वांगजी और विंग लान मेंशन के ह्यूज सोफे में बैठे हुए थे और सीरियसली अपने आसपास के लोगों की बातों को सुन रहे थे। वहाँ पे जो मैरिज के लिए लॉयर एंड ऑफिसर आने वाले थे वो आ चुके थे और वो लोग भी लान वांगजी और विंग के सामने बैठे हुए थे। लानी, लान चिरन, मैं और लान शिचन वो सब भी वहाँ थे। यानली उन सब के लिए कॉफ़ी बनवाने के लिए गई थी। वो सर्वेंट के साथ वहाँ पे आती है और सबके लिए कॉफ़ी और चाय सर्व करती है। शिचन यानली से कहती है कि वो अब उसके पास आके बैठ जाए। यानली स्माइल करती है और शिचन के पास आके बैठ जाती है। लानवांग जी अभी एक 3 पीस सूट वेयर किया हुआ था जो ब्लैक कलर का था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड एलिगेंट लग रहा था। उसके ऊपर वांगी के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, जो लोगों को बिल्कुल भी समझा नहीं रहा था कि लानवांग जी अभी कैसा फील कर रहा है। यही दूसरी तरफ विंग जो अपनी वाइट कलर की टक्सीडो में था और बहुत ही नर्वसली बैठा हुआ था, उसके लेग भी शेक कर रहे थे और वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए अपने उस लॉयर्स एंड मैरिज ऑफिसर्स को देख रहा था। विंग अपने मन में सोचता है, क्या वो सही कर रहा है ना, अगर कुछ गलत हो गया तो वो अपनी इस लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता, क्या वो इतनी जल्दी शादी करना उसके लिए ठीक होगा। विंग के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन विंग को समझ नहीं आता क्योंकि उसे सलाह देने वाला कोई है भी नहीं, है ना। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। ऊपर से उसे पता है आज इस वर्ल्ड के विंग का डैड भी यहाँ आने वाले थे। विंग जब अपने वर्ल्ड में था तब बहुत छोटे एज में उसकी मदर और फादर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए उसे नहीं पता कि फादर और मदर का प्यार कैसा होता है। वो कभी उनसे मिला भी नहीं, लेकिन आज वो इस वर्ल्ड के विंग के डैड से मिलने वाले, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी है। और ये सोच के भी कि अगर इस वर्ल्ड के विंग की डैड को पता चला कि विंग की मेमोरी लॉस हो चुका है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे।
विंग यही सब सोच रहा था और अब बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहा था। तभी वो गेट की तरफ दिखता है जहाँ पे एक बॉडीगार्ड जिसका नाम लीबो वेन है, वो एक पर्सन को व्हीलचेयर में कैरी करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। तभी मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन अपनी जगह से खड़ा होती है और उस पर्सन की तरफ जाने लगती है। वहाँ पे मुझे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। विंग भी खड़ा हो जाता है और अपनी जगह पे खड़े होते उस पर्सन को देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं, वे चांग से था। मिस्टर लैन तुरंत ही उस पर्सन की तरफ जाते हुए कहते हैं, चांग से तुम कैसे हो मेरे दोस्त, ऐसा कहते हुए उसे हक कर लेते हैं। वे चांग से भी स्माइल करते हैं और मास्टर लैन को हक करते हुए कहते हैं कि वो ठीक है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं, उन्हें जॉगिंग करना चाहिए। ये सुनते ही मास्टर लैन जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिसेस लैन भी वे चांग जी के सामने जाती है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि उन्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। मास्टर वे अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, उनकी बेटी की शादी है, वो कैसे मिस कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो सामने देखने लगता है जहाँ पे वो डायरेक्ट विंग को देख रहे थे जो अपनी वाइट टक्सीडो में था और एक एंजल की तरह लग रहा था। विंग भी अपनी इमोशन भरी आई से वे चांग से को ही देखे जा रहा था। उसने इससे पहले अपने मदर और फादर को कभी नहीं देखा। इवन वो जब से अपना होश संभाला है तब से तो कभी नहीं देखा। लेकिन आज जब वो इस पर्सन को अपने सामने देख रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा अटैच फील कर रहा है। उसके आंखों में कब आंसू आ गए उसे खुद भी पता नहीं चला। वे चांग से अपने बेटे को ऐसे रोते हुए देखकर स्माइल करते हैं और अपनी बेटी की तरफ अपनी चेयर को बढ़ाने लगते हैं। लीबोवेन भी वे चांगजे का हेल्प करते हैं और उसे आगे के लिए जाता है। विंग धीरे धीरे वे चांगजे की तरफ जाता है और उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। विंग खुद भी नहीं जानता कि वो इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है इस पर्सन के साथ। शायद वो इस वजह से है कि इस वर्ल्ड के जो विंग है वो उनके फादर है। ऐसा सोचते हुए वो थोड़ा सा झुकते हैं और उन्हें ग्रीट करता है। वे चांगजे अपने बेटे के हाथ को पकड़ता है और उसे गले लगा लेता है। विंग भी काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था। वो भी वे चांगजे को हक करते हुए कहते हैं, आप ठीक तो है ना डैड। विंग शायद पहली बार अपने मुंह से इस वर्ड को यूज़ कर रहा था, इसलिए शायद वो इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था। विंग इतना इमोशनल कभी नहीं था, वो अपने मन में ही सोचता है। पहले जब भी उसके मदर और फादर की जिक्र होता था वो कभी भी इस तरह से नहीं सोचता था। हाँ, उसे थोड़ा सा बुरा लगता था जब वो छोटा था और अपने फ्रेंड्स को देखता था अपने मदर फादर के साथ, लेकिन धीरे धीरे उसे इस सारी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। लेकिन अब जब वो अपने सामने अपने फादर को देख रहा है जिन्हें बस उसने अपने फ़ोटो एल्बम्स में ही देखे हैं, लेकिन आज जब वो अपने सामने अपने फादर को देख रहा था तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपने घुटनों में बैठ जाते हैं और अपने आंसू को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो बहुत ही टाइटली वे चांसे को हक कर लेते हैं और उसे कहते लगता है कि उसने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा था। वहाँ पे सारे लोग भी विंग को इस तरह से देखकर काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था। वांगजी वहाँ पे स्टिफली खड़ा हुआ था और विंग को ही देखे जा रहा था। तभी मैडम लैन विंग के पास आती है और विंग को संभालते हुए कहते हैं, विंग मत रो, देखो तुम्हारे फादर यही है और आज तुम्हारी शादी है, क्या तुम्हें इस तरह से रोते हुए देखकर तुम्हारे फादर को अच्छा लगेगा। ये सुनते विंग अपने आप को संभालता है और अपने फादर की तरफ देखता है। फिर वो अपनी कांपते हुए आवाज़ में कहता है, डैड आप ठीक तो है ना। ये सुनते ही मास्टर बेबी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने बेटे के सिर पर पैट करता है और उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है और उसने भी अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस किया है। आज अगर तुम्हारी मदर ज़िंदा होती तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती। तुम्हें पता है तुम्हारे मदर के बहुत ही प्रेशियस थे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तुमसे और मुझे पूरा यकीन है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी तुम्हें इस तरह से देखकर। ऐसा कहते हुए वो विंग के आंसू को पोंछने लगे। अपने मदर के बारे में सुनकर विंग और भी ज़्यादा रोने लगा था। तभी मास्टर लैन एंड मैडम लैन विंग को संभालते हुए कहता है कि अब तुम दोनों रोना बंद करो, क्या तुम दोनों पूरी सेरेमनी में रोने वाले हो। ये सुनते ही वो दोनों खुद से संभालते हैं। उसके बाद मैम आती है और विंग को संभालते हुए कहते हैं, विंग अब रोना बंद भी करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऊपर मैंने कितनी मेहनत किया है, मैंने कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तुम्हारे मेकअप करने में। अगर तुमने अभी रोना बंद नहीं किया तो तुम्हारे आंसुओं से सारे मेकअप धुल जाएंगे और ब्रदर तुम्हारे अगले फेस देखकर डर जाएंगे और शादी से ही भाग जाएंगे। ये सुनते ही विंग म्यम्मी की तरफ घूर कर देखती है, जो देखकर म्यम्मी हंसने लगती है। वहाँ पर मुझे सारे लोग हंसने लगे थे। फिर विंग वांगजी के पास जाके खड़ा हो जाता है। वांगजी विंग को कंफर्ट करने के लिए उसके पास अपने पॉकेट से हैंकरचिप निकाल के देता है।
विंग उसे ले लेता है और अपने आंसू को साफ करने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं एंड लॉयर्स एंड वहाँ पे मौजूद मैरिज ऑफिसर्स थे, वो लोग अपने काम स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो लोग एक पेपर्स को बाहर निकालते हैं, उसके बाद उनके गार्जियंस के साइंस लेते हैं। जब उनके गार्जियन के साइंस लेना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो दोनों ग्रूम एंड ब्राइड की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब वो दोनों साइन कर ले। पहले वांगची साइन करता है, उसके बाद विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग साइन करने से पहले अपने फादर की तरफ देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे थे और वो विंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। विंग भी स्माइल करते हुए देखकर उसके बाद वो भी साइन कर देता है। उसके बाद सारे लोग क्लैपिंग करने लगते क्योंकि अब वो दोनों ऑफिशियली मैरिड कपल थे। उसके बाद उन दोनों का मैरिड कार्ड मिल जाता है। वो दोनों खुद भी नहीं जानते कि वो दोनों अब कैसा फील कर रहे थे। वांगजी का एक्सप्रेशन एज यूजुअल काफ़ी कोल्ड था। वो वैसे तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन विंग को देख के लग रहा था कि वो काफ़ी नर्वस है अभी भी। इसलिए मैम धीरे से विंग को शांत करवाते हुए कहते कि विंग फिक्र मत करे, वो अपने ब्रदर को कहेगा कि उसका ब्रदर बेड में जेंटल रहे। ये सुनते ही विंग घूर के म्यामा की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर वो अभी चुप नहीं हुआ तो वो उसके सारे बाल नोच लेंगे। ये सुनते ही म्यामा विंग की तरफ देखकर एक टीजिंगली स्माइल करती है और वो यानली के पास आके खड़ी हो जाती है। वो अभी भी विंग की तरफ देखकर स्माइल कर रही है, जैसे कि वो चिढ़ा रहा हो विंग को। उसके बाद वांगजी और विंग सारे एल्डर्स के पास जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने लगते हैं। इन सारी चीज़ों को ख़त्म होते होते लंच का टाइम हो चुका था। अब जिन जिन लोगों को इनवाइट किया गया था वो लोग आने लगे थे और वो विंग और वांगजी को उनका गिफ्ट देने लगे थे। वांगजी और विंग उन लोगों को ग्रीट कर रहे थे और वो लोग वांगजी को आशीर्वाद कर रहे थे एंड उनकी न्यू मैरिड लाइफ के लिए उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वांगजी वहाँ पे सीरियसली खड़ा हुआ था। वो वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को जानता था क्योंकि वहाँ पे मौजूद सारे लोग ही लांस के रिलेटिव थे या फिर उनके फ्रेंड्स थे एंड कुछ कुछ उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। विंग उन्हीं में से किसी को नहीं जानता था, इसलिए वो बस नॉर्मली स्माइल कर रहा था और सबको ग्रीट कर रहा था। वहाँ पे मौजूद सारे लोग बिजी हो जाते सबसे बात करने में। वहाँ पे ड्रिंक्स का भी इंतज़ाम किया गया था, तो सारे लोग ड्रिंक्स भी ले रहे थे। तभी हमें लिव फैमिली को दिखाया जाता है जो वहाँ पे आ चुके थे। रोज़ वहाँ पे आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन डैरन ने रोज़ को फोर्स किया था, उससे कहा था कि वो आए, नहीं तो उसका फैमिली का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। रोज़ को ना चाहते हुए भी वहाँ पे आना पड़ा था। वो जब विंग और वांगजू एक साथ दिखते हैं तो वो उसका मूड फिर से ख़राब हो जाता है। वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। तभी रोज़ अपनी मदद से विंग को जो गिफ्ट देने वाले थे उस गिफ्ट को लेते हुए कहती है कि वो विंग को एक गिफ्ट देना चाहती है। उसकी मदर भी उसे मना नहीं करती। वो लोग विंग एंड वांगजी के पास जाते हैं। विंग और वांगजी भी सबकी तरह उन्हें ग्रीट करते। विंग उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। रोज़ की मदर और फादर विंग को देखकर स्माइल तो कर रहे थे, लेकिन रोज़ विंग को घूर रही थी। तो फिर विंग रोज़ की तरफ देखता है और एक स्माइल करती है। तो फिर रोज़ भी विंग की तरफ देखकर स्माइल करते कहते हैं, फाइनली तुम लोग मैरिड हो ही गए, हैप्पी मैरिड लाइफ। ऐसा कहते हुए वो अपनी गिफ्ट को विंग की तरफ बढ़ा देते हैं। विंग उस गिफ्ट की तरफ देखता है, उसके बाद उसे लेते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच और यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। रोज़ भी उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैं तुम दोनों की मैरिड लाइफ के लिए विश तो ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने दिनों तक तुम्हारी ये हैप्पी लाइफ टिक पाएगी। ये सुनते ही वांगजी सीरियसली रोज़ की तरफ देखने लगता है। उसे समझ नहीं आती रोज़ की बातों का मीनिंग। तभी विंग स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि हमारी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छे जाने वाली है। ऐसा कहते हुए वो वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है। रोज़ काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो कहते हैं अगर गए तो ही अच्छी बात है। तभी विंग अपनी उस बॉक्स को हिलाते हुए कहते, वैसे मुझे लगता है तुम ही पहले हमारी मैरिड लाइफ को बिगाड़ना चाहते हो, क्या इसके अंदर बॉम्ब है? ऐसा कहते हुए उस बक्से को हिलाने लगता है। रोज़ स्माइल करते हुए कहते हैं, अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर ये करती। ये सुनते ही विंग हंसने लगता है। उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक टेप रिकॉर्डर को निकालते हुए रोज़ के हाथों में देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट है, आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। ये सुनते ही रोज़ उस टेप रिकॉर्डर की तरफ देखते हुए और स्मिक करते हुए कहता है, ओह तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट थोड़ा ज़्यादा ही चीप नहीं है? ये सुनते ही विंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम पहले इसे सुन तो लो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा ये रिटर्न गिफ्ट चीप है या फिर एक्सपेंसिव। ये कहते हुए हंसने लगा था। तभी रोज़ किसी तरह अपने एंगर को कंट्रोल करता है और स्माइल करते हुए कहते हैं, समझ गई। फिर वो नीचे से ऊपर विंग को घूरते हुए कहती है कि वैसे तुम इस वाइट टक्सीडो में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने मेरे पंखे को कैसे सेड्यूस किया।
ये सुनते ही विंग थोड़ा सा चिढ़ जाती है रोज़ के मुंह से उसका वांगजी सुनकर। वो फिर भी अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, वो तो है, मैं ब्यूटीफुल हूँ इसीलिए तो मैं लान वांगजी के काबिल बना है ना, लेकिन मुझे लगता है तुम में ना ब्यूटी नहीं रखते, तुम चाहो तो तुम प्लास्टिक सर्जरी भी करवा सकते हो। रोज़ अब गुस्से में कहते कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये विंग हंसते हुए वांगजी के हाथ में अपने हाथ को डालते हुए कहता है, वो तो दिख ही रहा है किसे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है और नहीं। ऐसा कहते हुए वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी को कुछ समझ नहीं आता इन दोनों का इस अजीब से फाइटिंग में, जहाँ पे ये दोनों उसके लिए लड़ रहे थे। वहाँ पे मौजूद सारे लोग बिजी थे एक दूसरे के अंदर, तो वो लोग उतना नोटिस नहीं करते, लेकिन लियू फैमिली बहुत अच्छे से सुन पा रहे थे रोज़ एंड विंग का कॉन्वर्सेशन, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे। तभी मैडम लियू रोज़ को हटाते हुए कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पे तुम झगड़ा करने नहीं आए हो। फिर मैडम लियू विंग की तरफ देखते हुए उसे ब्लेसिंग्स देने लगते हैं। डैरेन भी वांगजी और विंग के पास आता है और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। वो दोनों भी उनके उसकी तरफ देखकर स्माइल कर देता है। विंग को पता नहीं ये पर्सन कौन है। वो वांगजी की तरफ झुकते हुए कहते हैं, वैसे ये पर्सन कौन है, क्या ये लियू फैमिली का बेटा है? वांगजी अपने सिर को नोट करते हुए कहते हैं, हाँ ये लियू फैमिली का बड़ा बेटा है एंड उनके बिजनेस का CEO है। विंग अपने माउथ को ओ शेप में करता है और ओ कहते हुए अपने सिर को नोट कर देता है। उसके बाद वो लोग लंच के लिए टेबल पे जाते हैं। रोज़ वांगजी और विंग को घूर रही थी, उसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी वहाँ पे मौजूद सारी बातें और खाने। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रही थी, ऊपर से उन दोनों को एक साथ देखकर। रोज़ तय करती है कि वो जल्दी निकल जाएगी, इवन वो अपनी लंच भी फिनिश नहीं करते, उससे पहले निकल जाते हैं। लियू फैमिली थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है रोज़ के बिहेवियर से। वो सोचते हैं कि शायद आज ही उसे पता चला था कि वांगजी की शादी हो चुकी है, इसीलिए वो डिस्टर्ब है, इसलिए वो सबसे रोज़ की बिहाफ में माफ़ी मांगने लगते हैं। सारे लोग उतना ज़्यादा माइंड नहीं करते क्योंकि सबको ही पता था रोज़ वांगजी का फियांसे था, तो शायद उसके लिए यहाँ पे रुकना मुश्किल हो रहा होगा। सारे लोग ऐसे ही अपने खाने को फिनिश करते, उसके बाद ड्रिंक पीने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा मेंशन खाली हो जाता है, बस वहाँ पे लांस फैमिलीज के लोग वे चांग से और वांगजी और विंग बचते हैं। तभी मैं थक कर सोफे में गिरते हुए कहते, उफ कितना ज़्यादा हेक्टिक डे था। इन सारी चीज़ों को संभालते हुए और उन लोगों के लंच कंप्लीट होने के बाद बात ख़त्म होते होते शाम हो चुका था। फिर वांगजी और विंग उनकी फैमिली से मिलते हैं। विंग अपने फादर से आखिरी बार के लिए मिलता है और उन्हें हक करते हुए कहता है वो अपना ध्यान रखे, मास्टर वे यही रहने वाले थे, इसलिए वो दोनों उन दोनों को ब्लेसिंग देते थे और कहते हैं कि वो दोनों पूरी ज़िंदगी खुश रहे। विंग भी स्माइल करता है, अपने सिर को नोट कर देता है। उसके बाद वो और वांगजी लान मेंशन से निकल आते हैं और अपने मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग जिंगशी में पहुंच जाते हैं। जिंगशी में पहुंचते ही वांगजी विंग से कहता है कि वो रूम में जाए, उसे थोड़ा सा काम है तो वो बाद में ही आएगा। विंग अपने सिर को नोट कर देता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विंग वहाँ से जा ही रहा था, तभी वांगजी विंग को पीछे से रोकते हुए कहता है कि तुम मेरे रूम में जाना। ये सुनते ही विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो अपने सिर को नोट कर देता है और बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है, क्योंकि आज उन दोनों का वेडिंग नाइट है और विंग को पता है कि आज क्या क्या होता है। वो कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए वो नर्वसली वांगजी के रूम की तरफ देखता है। उसके बाद वो गहरी सी सांस भरता है और रूम में एंटर करता है। पूरा रूम बहुत अच्छे से डेकोर किया गया था। वहाँ पे वाइट एंड रेड रोज से डेकोर किया गया था, जो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा था। वहाँ पे हर तरफ सेंटेड कैंडल लगाया हुआ गया था, जिससे पूरा रूम बहुत अच्छी से सैंडलवुड फ्रेगरेंस से महक रहा था, जो विंग को बहुत ज़्यादा काम फील करवा रहा था। विंग वहीं पे जाता है और बेड पे बैठ जाता है। फिर वो आज रात के बारे में सोच कर काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करता है। वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। हम कल देखेंगे कि उनकी वेडिंग नाइट कैसे जाएगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।